अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ आज के मंजरनामे के साथ। अपोजिशन की होने वाली एपीसी आपने देखी है। इस एपीसी पर बहुत से तबसरे तज्जिए आप देख चुके हैं। इसका एक और पहलू भी है जिस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इस एपीसी के नतीजे में जो हकूमती कैंप है, उसकी तरफ से सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातों के जो मुख्तलिफ इंकशाफात हो रहे हैं, वो चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन का जिक्र आते ही वो सिलसिला रुक गया है। यूं ही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये मुतालबा किया है इदारों से कि वो इस बात को वाजे करें कि ये जो साहब मुलाकातों के अंदरूनी कहानी रोज़ाना बयान करते हैं और रोज़ाना एक बयान दाग देते हैं, क्या ये इदारों के तर्जुमान की हैसियत से ऐसी बातें कर रहे हैं? अगर ये इदारों के तर्जुमान की हैसियत से ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर मैं भी आज़ाद हूँ सियासी पॉइंट स्कोरिंग की वजह से। अगर हकूमती कैंप इन मुलाकातों के जो अंदरूनी कहानी है उसको अगर वो आवाम के सामने रख रहे हैं तो फिर दूसरा फ्रीक भी आज़ाद है इस वादे से। तो उसको भी चाहिए कि वो भी जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है इन मुलाकातों के हवाले से वो भी आवाम के सामने रखे। और इस सिलसिले में जूँ ही चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही साहब का नाम आया है, ये इंकशाफात का सिलसिला अचानक से रुक गया है। और कल तक शेख रशीद साहब अपने आप को इदारों के तर्जमान बताते थे, लेकिन आज वो इस चीज़ से मुकर गए हैं कि मैं किसी इदारे का तर्जुमान नहीं हूँ। और आज उन्होंने अपना थोड़ा स्टांस भी चेंज किया हुआ है कि अपने मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने में क्या हर्ज है जी। अगर कोई हर्ज नहीं थी तो फिर आपने ये सारा ड्रामा क्यों रचाया था। और वज़ीर आज़म ने भी एक बयान दिया है कि हमारे कुछ ऐसे वज़ीर हैं जो अपनी तरफ गोल कर देते हैं। उसके बाद से मेरे ख्याल से शेख रशीद साहब ने उनको भी शट अप कॉल दी गई होगी, जिसकी वजह से उन्होंने ये सिलसिला बंद कर दिया है। वरना उन्होंने तो ऐलान किया था कि मैं ये इंकशाफात का सिलसिला जारी रखूँगा और फैसलाबाद में भी, लाहौर में भी और कराची में भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या जो तकरीरें होंगी उसमें भी मैं एक एक करके इन मुलाकातों की अंदरूनी कहानी आवाम के सामने रखूँगा। मेरे ख्याल से इदारों को इस बात का एहसास हो गया है कि ये अपनी ही तरफ गोल हो गया है, क्योंकि मुलाकातों में दो फ्रीक होते हैं। एक फ्रीक पर तो लान तान हो रही है, लेकिन इसके नतीजे में दूसरे फ्रीक पर भी प्रेशर बढ़ रहा था। और कुछ ऐसी मुलाकातें जो वो नहीं चाहते कि मंजर आम पर आएँ। अब ये अगर सिलसिला चल निकला है तो लाजमी तौर पर उन मुलाकातों तक भी और उन वाक़यात तक भी बात जानी थी। इससे पहले कि ये सिलसिला ज़्यादा बिखर जाता, मेरे ख्याल से उन्होंने इस सारे मामले को संभाल लिया है। ये एपीसी काफ़ी अरसे से प्लान की जा रही थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो रहा था कि सारी जमातें इकट्ठी हों और ये एपीसी मुनक्कद कराई जाए। ये सिलसिला किसी न किसी वजह से रह जाता था। आपने इस पर बहुत से तबसरे तज्जिए भी सुने होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो पिछले 2 हफ्ते में चाइनीज़ फ़ीर की आसफ़ अली ज़रदारी साहब से भी मुलाकात हुई है, जहाँ पर उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर सी पैक का जिक्र किया है। और उनकी मुलाकात चाइनीज़ जो एम्बेसडर हैं उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से भी होती रही है, और एहसन इकबाल जो कि सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन थे उनसे भी चाइनीज़ एम्बेसडर की मुलाकातें होती रही हैं। और जब आसफ़ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई है तो उसके फ़ौरन बाद ये एपीसी मुनक्कद कराना मुमकिन हुआ है, चूँकि इस वक्त जो सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं जनाब आसम सलीम बाजवा साहब, उनके बारे में मुख्तलिफ इंकशाफात हुए हैं, उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि चाइनीज़ जो सी पैक पर काम हो रहा है या जो इसके मामलात हैं उस पर खुश नहीं हैं। अगर वो सी पैक पर खुश होते और उनके जो भी मामलात हैं वो उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक चल रहे होते, तो उनको ना आसफ़ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात करने की ज़रूरत थी और ना अपोजिशन के कानों में ये बात डालने की ज़रूरत थी कि सी पैक के मामलात कुछ इस तरीके से चल रहे हैं कि जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहदे हैं
ये तो आपको पता है कि चीन की एक बड़ी शर्त ये थी कि इन मुआहदों को खुफिया रखा जाएगा और किसी भी दूसरे मुल्क के साथ इनको शेयर नहीं किया जाएगा। अमेरिका का काफ़ी अरसे से मुतालबा था कि सी पैक के अंडर होने वाले जितने भी मुआहदे हैं उन्हें पब्लिक किया जाए और उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा को भी दिखाया जाए और अमेरिका को भी इस मामले में एतमाद में लिया जाए। जबकि चीन का ख्याल था कि ये हमारे बायलैटरल मुआहदे हैं, इनको हम अफशा करने के पाबंद नहीं हैं। लेकिन जब से आसम सलीम बाजवा साहब के जो असासे हैं उनके बारे में तफसीलात आई हैं, उस वक्त से मेरे ख्याल से चीन और पाकिस्तान के दरमियान सी पैक को लेकर काफ़ी मामलात जो हैं वो बदएतमादी का शिकार हैं। सी पैक को नुकसान पहुंचाने की कुछ ऐसी कोशिशें हैं जो चीन के इल्म में हैं और उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये मुलाकातें भी की हैं और ये एपीसी जो है इसका इनेकाद कराना भी मुमकिन हो सका है। और दूसरा मामला ये था कि जो पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत है और एहतसाब का जो अमल चल रहा है, आप सबको मालूम है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत को वापस लाने और एहतसाब के मंशूर को सामने रख कर हुकूमत में आई थी। और जो ही ये हुकूमत में आए थे तो इस हुकूमत ने एक इदारा बनाया था जिसको एसेट रिकवरी यूनिट का नाम दिया गया था। इस इदारे का काम था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं या उनके बैरून मुल्क जायदादें और असासे हैं उनका सुराग लगाया जाएगा और उनसे रसीदें भी मांगी जाएंगी और उनसे तफ्तीश की जाएगी और ये देखा जाएगा कि उन्होंने ये असासे किस तरह से बनाए हैं। जो रकूम पाकिस्तान से मुंतकिल हुई हैं वो किसी कानूनी चैनल से मुंतकिल हुई हैं या वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बैरून मुल्क मुंतकिल की गई हैं। और इस हवाले से वो जो भी उनको तहकीक करनी पड़ेगी वो इस इदारे का काम था और वो सुराग लगाएगा कि कितनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इस इदारे ने जो पहला मुकदमा कायम किया है वो आपको मालूम है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की जो यूके में जायदादें सामने आई थी उनके बारे में इन्होंने तहकीक की थी और उस पर एक मुकदमा भी उन्होंने कायम किया है। अब वो मुकदमा कितना सच्चा है या कितना झूठा है इस पर बहस नहीं करते, ये अदालत में मामला है और जो कुछ भी होगा सामने आ जाएगा। अगर एसेट रिकवरी यूनिट ने अच्छा काम किया होगा तो उसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। लेकिन जब से आसम सलीम बाजवा साहब के असासों के बारे में इंकशाफात हुए हैं तो एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से बिल्कुल ठंड प्रोग्राम चल रहा है। उन्होंने इस पर कोई जो है तहकीक करने की या कोई रेफरेंस दायर करने की या किसी किस्म का कोई भी इकदाम करने से गुरेज किया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर तो जो मौजूदा हुकूमत है इसका मंशूर सिर्फ तहरीके इंसाफ की लूटी हुई दौलत वापस लाना था तो फिर तो मेरे ख्याल से ये उनका स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो जिसको चाहें उसे पूछें और जिस पर उन्हें शक गुजरे कि इसने हमारी दौलत लूटी है उस पर सवाल करें और जिस पर उनको शक नहीं है कि इसने हमारी दौलत नहीं लूटी उस पर सवाल करने का कोई जवाज नहीं है। सोशल मीडिया पर आसम सलीम बाजवा साहब से रसीदें मांगने का एक ट्रेंड जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है और लोग रसीदें मांग रहे हैं। लेकिन हुकूमती कैंप की तरफ से एक ही दलील बार बार पेश की जाती है कि अगर किसी को तकलीफ़ है और किसी को रसीदें दरकार हैं तो वो अदालत जाकर अपना मुकदमा पेश करे और रसीदें मांग ले, अदालत आपका मुकदमा सुनेगी। सवाल ये है कि एसेट रिकवरी यूनिट पाकिस्तान का इदारा है और अगर लूटी हुई दौलत पाकिस्तान की है, तहरीक इंसाफ की नहीं है, तो फिर ये इदारा जो है ये तो जहाँ पर भी इल्ज़ाम लगेगा इसका काम है कि वो रसीदें मांगे और इसका काम है कि तहकीक करे। अगर शहजाद अकबर साहब अपने वालदे ग्रामी के अकाउंट से तनख्वाह ले रहे हैं और ये इदारा जिन वसाइल पर चल रहा है वो अगर उनके वालदे ग्रामी अगर मुहैया कर रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से उन पर सवाल नहीं बनता कि वो अपने वसाइल से इदारा चला रहे हैं, अपने वालिद से तनख्वाह ले रहे हैं तो किसी को हक नहीं पहुंचता कि उनसे मुतालबा करे कि आप काम क्यों नहीं कर रहे। अगर ये इदारा पाकिस्तान का है
और जिन वसाइल पर ये इदारा चल रहा है वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो फिर तो मेरे ख्याल से शहजाद अकबर साहब को इस चीज़ पर मुकर्रर किया गया है कि वो जहाँ भी इल्ज़ाम लगे या इस किस्म के असासों की कोई तफसील सामने आए तो उन पर सवाल करना उनका काम है। वो इसी काम के लिए बैठे हुए हैं और इसी काम की वो तनख्वाह ले रहे हैं। लूटी हुई दौलत तहरीक इंसाफ की नहीं है, लूटी हुई दौलत पाकिस्तान की है, इदारा पाकिस्तान का है। तो फिर ये स्वाबदीदी इख्तियार उन्हें कहाँ से आ गया कि वो जिससे चाहें वो जवाब तलब करें और जहाँ पर उनकी मर्जी ना हो वहाँ पर वो सवाल ना करें। ये इख्तियार उनको किसने दिया है? जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब इदारों को मजबूत करने की बात करते हैं और हमेशा से इस बात पर अपोजिशन को लताड़ते रहे हैं कि इन्होंने इदारों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके कमज़ोर किया है, तो अर्ज़ ये है कि इदारे इस तरह से मजबूत होंगे कि वो कानून और आइन के मुताबिक काम करें। अगर आपने इदारों को मजबूत करना है तो आपने इदारों को पाबंद करना है कि वो अपने इख्तियारात को कानून और आइन के मुताबिक इस्तेमाल करें। जो आपका मैंडेट बनता है उसके मुताबिक आप उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करें, तब जाकर इदारे मजबूत होंगे। आप अपनी मर्जी के मुकदमात कायम करें, अपनी मर्जी के लोगों से सवाल पूछें और अपनी एक सियासी पार्टी के एक विंग की हैसियत से अगर आप इदारों को चलाएंगे तो इदारे मजबूत नहीं होंगे। आप ये जो स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को रियायत दे दी और किसी को टांग दिया, ये आपका काम नहीं है। अगर आपने पाकिस्तानियों की तरफ से सवाल नहीं करना और जिससे आपका दिल चाहेगा उससे सवाल करेंगे और जिसको आपका दिल चाहेगा कि रियायत दी जाए उसे आप रियायत देंगे, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स इदारों को मजबूत नहीं कर सकेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड्स आपको मज़ीद कमज़ोर करेंगे, इदारों को मज़ीद करेंगे और आपके बयानिए को नुकसान पहुंचाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।